स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस बार मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो डीएसएसबी फार्मासिस्ट का था 2015 का ये जो पेपर है, और इससे आपको पैटर्न के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर के। उसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं उनकी आने की संभावना ज़्यादा होती है अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हमारा जो परसेंटेज है, ठीक है, वो कवर हुआ क्वेश्चंस का। जो बाकी नए क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं रेगुलर जो इसके लिए लगे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वो बनाए ही जाते हैं इसलिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपका जो है परसेंटेज बढ़ेगा जा करके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के, व्हाट डस फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। देखिए जब आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ये जो टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ये जो तो टर्म होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, और देखिए अब एग्ज़ाम्स में भी ये जो है आते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब हो गया जाकर व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया। तो क्या क्या करता है, ADME चार प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन और एक्सक्रीशन, यानी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसी चारों में से एक होगा कोई, तो आप बता देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको बताना है कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है जाकर के। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करती है, या मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करें पेपर्स को। देखिए तो अब बायो अवेलेबिलिटी आपको बताना है क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए आपको बताना है कि जो हमारे मेडिसिन का वो पार्ट जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है और अपना एक्शन दिखाता है जाकर के, उसी को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्रग का वो अमाउंट जो बॉडी में जाकर के अपना एक्शन शो करता है, ठीक, उसी को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी हमारे ब्लड में उस मेडिसिन का कितना पार्ट पहुंचा है, कितना परसेंटेज पहुंचा है, इसी को कहते हैं हम लोग बायो अवेलेबिलिटी। इसको आप इंग्लिश में ये एक लाइन याद कर लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IM रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IM रूट। IM रूट यानी इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में एक विशेषता बतानी है आपको। तो इसमें क्या है, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड आल्सो। आप ये समझिए कि ऑयली जो सोल्यूशन होता है उसको जो है हम इंट्रामस्कुलरी दे सकते हैं, IM रूट से दे सकते हैं, लेकिन IV रूट से ऑयली सोल्यूशन को देना इजी नहीं होता है, बल्कि देते ही नहीं है। ठीक है, और सबक्यूटेनियसली भी नहीं देंगे, इंट्राडर्मल भी नहीं देंगे। तो ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड आल्सो फ्रॉम द IM रूट। ठीक, ये एक इसकी एक विशेषता है IM रूट की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आपको बताना है किस पैरामीटर्स के हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि जो इलिमिनेशन रेट है वो कांस्टेंट होता है। तो आप बताएंगे, आंसर देंगे जाकर के हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एक ऐसा पैरामीटर था जिसके बेस पे आप बता सकते हैं कि इलिमिनेशन रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कि इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, आप बताएंगे हाफ लाइफ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ। एफिनिटी का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर। हमारी जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर में जाकर के बाइंड होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं एफिनिटी। ठीक है ना, एफिनिटी,
एफिनिटी, ड्रग जो है वो रिसेप्टर में जाकर बाइंड होने की रेट को कहते हैं, दर को कहते हैं एफिनिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग दैट टेकिंग डेज, देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और वीक्स टू डेवलप। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप। देखिए क्या होता है, जब कोई मेडिसिन आप लंबे समय तक लेते हैं, सपोज दैट 1 वीक के लिए ले लिया या 15 दिन के लिए लिया, 15 दिन के लिए आप वो मेडिसिन खाते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम होने लगता है। सम ऑफ द मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारी मेडिसिन्स में ये नहीं होता है। तो इस टर्म को फार्मा की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टॉलरेंस, यानी ड्रग का टॉलरेंस हो गया है, ठीक है ना। मतलब अब जो है हमें अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए, मतलब जो एक नॉर्मल थेरापेटिक्स इफ़ेक्ट चाहिए, उसके लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें इक्वल डोज के बराबर, मतलब जो पुराने टाइम पे जो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता था वो अब जो है डोज बढ़ाने पे मिलेगा। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस, यानी जब लंबे समय तक आप दवा लेंगे तो उस दवा का प्रभाव धीरे धीरे बॉडी में कम होने लगता है, और इसको कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट related to a dose or to a pharmacodynamics property of a drug is called कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन। देखिए एक ऐसा रिएक्शन जो अनवांटेड है, जो उसके करेक्टर में नहीं है उस मेडिसिन के, ठीक है, और या जो उसकी फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो उस ड्रग को क्या कहेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी, तो आप क्या बताएंगे क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू अ डोज और टू अ फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसको आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। Which one of the following group is responsible for the duration of local anesthetic action? देखिए लोकल एनेस्थेटिक जो उसका एक्शन होता है लोकल एनेस्थेटिकल, उसके लिए कौन सा ग्रुप जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप बताएंगे इंटरमीडिएट चेन। इंटरमीडिएट चेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन में जो उसका टाइम होता है ड्यूरेशन, ठीक है, उसके लिए इंटरमीडिएट चेन। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन सा लोकल एनेस्थेटिक हम लोग जो है लगाते हैं? तो आप बताएंगे टेट्राकेन। टेट्राकेन, ठीक है, टेट्राकेन। और इसको याद करने के बढ़िया मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता दूं, अगर आप WWE देखते हैं, ठीक है, तो उसमें एक केन है जो कि बहुत ताबड़तोड़ खेलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारता है, और वो इतना मारता है कि हो सकता है कब बैकबोन टूट जाए खेलने वाले की, सामने अपोजिट जो है तो हो सकता है उसकी कब बैकबोन तोड़ दे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन हो गई, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया जाकर के? बैकबोन, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो केन है वो बैकबोन तोड़ देता है अच्छों की। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन सा एनेस्थेटिक है लोकल जिसको स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड पे देंगे, बैकबोन पे देंगे, तो वो आ जाएगा टेट्राकेन, क्योंकि केन क्या करता है? बैकबोन तोड़ देता है अच्छों की, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। थोड़ा अगर याद होने में दिक्कत हो तो अपने मन से बनाइए, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। इंडिकेट द स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट विच इज डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट हो और स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट हो, तो आप बताएंगे सक्सिनिल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन क्या होता है? स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होता है, एज वेल एज डीपोलराइजिंग एजेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक बिकॉज। क्या कह रहा है कि जो एट्रोपिन होता है उसका यूज़ किया जाता है प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक। अगर ऐसा एनेस्थेटिक दे रहे हैं जो इनहेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं, तो उसके पहले एट्रोपिन दे देते हैं हम लोग। किस वजह से देते हैं भैया? एट्रोपिन जो होता है, इतना तो जानते ही होंगे कि ये एंटी कोलिनर्जिक होता है। क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक। और ये एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है कि बॉडी के सिक्रीशन को ये जा करके कम कर देता है।
तो बस इसीलिए देते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या जो दूसरी ग्लैंड्स हैं बॉडी की, जिनका सिक्रीशन जो है बढ़ा हुआ हो वो कम हो जाए। तो एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक। इनहेलेंट एनेस्थेटिक के लेने से पहले एट्रोपिन दिया जाता है क्योंकि सिक्रीशन को रोकना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। अस्थमा में इनहेल करने वाली जो दवा होती है वो कौन सी होती है, उसमें कौन सा केमिकल होता है, आप बताएंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम आपने सुना होगा, एंटीकोलिनर्जिक होते हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम की पॉइजनिंग में कौन सी दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, तो आप बताएंगे एट्रोपिन। एट्रोपिन के बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, एट्रोपिन के बहुत सारे काम हैं, ये मशरूम की पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। जो जल्दी से रिकवर नहीं होती है और रेजिस्टेंट होती है रिकवर होने में, है ना, टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली, जल्दी से रिकवर नहीं होती, तो आप बताएंगे डायफ्राम। डायफ्राम जो है एक ऐसी मसल्स होती है जो कि मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली, जो जल्दी से रैपिडली जो है रिकवर नहीं होती है, तो होता है डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है, डायफ्राम जो है आपका पाया जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स के नीचे ये डायफ्राम हो गया, इसके नीचे स्टमक का पार्ट आएगा, ठीक है, स्टमक का, और ये जो है ऊपर आपका थोरैक्स रीजन आ जाएगा, थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन में आपके लंग्स हार्ट वगैरह होता है, ठीक है, और स्टमक, इस रीजन को कहते हैं हम लोग पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।